नाटक नहीं कोर्ट मार्शल, वो आज जब भी हम जहाँ कोर्ट मार्शल का जिक्र करते हैं वो अजीत की समीक्षा उसमें शामिल होती है। सुधे दीपक मेरे मित्र भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं, अग्रज भी रहे हैं, और सबसे बड़ा कि मैंने उनके साथ मेरा बहुत वार्तालाप हुआ, उनके बहुत डिबेटें भी हुई, उनके साथ बहुत सारी नाराजगियाँ भी हुई, और लेकिन उनके साथ मेरी जो पूरी यात्रा है वो बहुत अद्भुत है। मैंने उनको जाना कोर्ट मार्शल से, कोर्ट मार्शल देखा और मुझे लगा ये नाटक मुझे करना चाहिए। उस समय मैंने नाटक करना प्रारंभ किया था और मुझे लगता था कि ये बात तो किसी और नाटक में है ही नहीं है। तो और फिर मैंने देखा कि रंजीत भाई ने उसका नाटक का शो किया, उसका एक ही मंचन करके छोड़ दिया, वो भी मंचन के अंदर भी कुछ पूर्वाभ्यास का उसका पूरा दिखाई दे रहा, पूर्वाभ्यास की कमी दिखाई दे रही थी। तो मुझे लगा ये नाटक तो बहुत पावरफुल है, ये नाटक होना चाहिए। तो मैं हिम्मत करके अम्बाला पहुंच गया। उन दिनों सुदेश जी हॉस्पिटल से आए थे और बहुत ही अपने एकांत में रह रहे थे, और मेरे जैसे व्यक्ति घर पहुंच गया। तो भाभी ने कहा कि बैठो खाना वाना खाओ, सुदेश से बाद में बात करना। मैं कहा नहीं, मैं उनके साथ चाय पीऊँगा। तो हम लोगों ने बातचीत प्रारंभ की और वही मेरा सबसे महत्वपूर्ण वहाँ हिस्सा है कि उन्होंने बोला मैंने कोर्ट मार्शल करना चाहता हूँ। बोले कोर्ट मार्शल क्यों करना चाहता है? सीधा कि रंजीत कर दिया, इतना बड़ा डायरेक्टर ने कर दिया, क्यों करेगा तू इतना छोटा? मैं उस समय छोटा तो बड़ा हो गया। तो अब हमेशा बड़ों के लिए चाहे एक साल बड़े हो, अजीत के लिए मैं हमेशा बड़ा रहूंगा, अंकुर जी के लिए हमेशा छोटा रहूंगा। तो ये हमारी एक परंपरा, हमारी संस्कृति परिवारों से मिली है। तो मैंने कहा कि मैं करना चाहता, क्यों करना चाहता है? मैं इसलिए करना चाहता हूँ, मुझे इस नाटक के अंदर वो ताकत मिलती है, वो तिखरी है जो मुझे लगता है मेरे समाज में ज़रूरी है। जो बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी की लड़ाई जो है सच्चाई की लड़ी है। चाहे हमने नारे भी लगाए हैं, चाहे हमने सड़कों पर आंदोलन किया है, जो भी हमने किया, अस्मिता से पहले भी हमने ईमानदारी के लिए किया है और किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाया। ये महत्वपूर्ण था। तो उस नाटक में पार्टी का झंडा नहीं था, तो बोले क्या अलग करेगा? तो मैंने कहा मुझे लगता है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपने लिखी हैं उसको और ज़्यादा नाटकीयता की ज़रूरत है। मैं इसमें कुछ जो आपके संवादों से उठाकर मैं कुछ उसमें सीन डालूंगा। तो बोले अच्छा, नाटक बिगाड़ेगा तो नहीं? मैं कहा आपका नाटक हिम्मत है किसी बिगाड़ दे? आप सुधे दीपक हैं, आपसे डर इतना लगता है लोगों को। तो हंसे, फिर हम पूरा दिन भर रहे, बातचीत हुई, और उनके आने वाले दूसरे नाटक की उन्होंने अपनी बताया कि मुझे मैं लिख रहा हूँ और इसको तुमने कोर्ट मार्शल ठीक कर लिया तो वो भी तुमको दूंगा। तो एक दास कविता की बात कर रहे थे उस समय। अच्छा। तो उसके बाद जो है नाटक की मैंने रिहर्सल करी। उस समय दीपक डोबरियाल बहुत प्रारंभिक स्तर का अभिनेता था, नया अभिनेता था। बहुत सारे मेरे अभिनेता थे जो बिल्कुल नए नए थे। उनके साथ मैं एनएसडी के लॉन में पीछे की मैदान में बैठ जाता, कागज पेंसिल लेकर एक एक शब्द काम करता था। 3-4 महीने काम किया और बहुत डर के काम किया। तो डर था कि सुधे दीपक को पसंद आएगा नहीं। कर विकास से बात हुई, जो उनके मित्र थे, तो उन्होंने कहा, वादा किया कि मैं दीपक जी को लेकर आऊँगा। और जिस दिन नाटक था, दीपक जी उस दिन सुबह दिल्ली आ गए और मेरा डर और बढ़ गया। हम हमेशा उस पीढ़ी के रहे जहाँ अपने परिवार के बड़ों से हमेशा हमें डर लगता है और उनकी सुनते हैं और उनसे बहस भी करते हैं, डिबेट भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनके साथ हमारे एक संवाद में रहता है कि वो हमारी कमियों बताएं ताकि उसको सुधारें। तो शाम को दीपक जी नाटक से पहले आ गए। मैंने उनको बहुत बताया कि ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। बोले ठीक है, ठीक है, तुम नाटक देखूंगा। और नाटक प्रारंभ हुआ। मैं नाटक में लाइट कर रहा था, लेकिन मेरे लाइट से ज़्यादा उनके चेहरे की तरफ ध्यान था कि उनके क्या रिएक्शन आ रहे हैं। नाटक खत्म हुआ और नाटक खत्म होने के बाद मुझे मंच पर उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। दीपक जी खुद मंच पर आए और उन्हें कलाकारों के लिए खुद ताली बजाई। उन्होंने कहा कि मेरे नाटक का जो ये व्याख्या है, तुमने जिस तरह से गहराई से समझा है, जिस तरह से नाटक के अंदर कहा गया है, सच हथेली पर उबलता हुआ जो है अंगारा है। और सच जो अंगारा है सुधे जी की सारी कहानियों में, सारे नाटकों में, सारी उनकी रचनाओं में और उनके जिंदगी में भी रहा। और यही वजह है कि सुधे दीपक की जो सारी कहानियां हैं, उन कहानियों में वो एक जो है बंदूक लेके चलते हैं। एकदम बंदूक तैयार है कि भाषा का इस तरह से है कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगे कि अगला क्या होने वाला है। यहाँ बहुत सारे अभिनेता खड़े हुए जिन्होंने दीपक जी की बहुत सारी कहानियों को मंचित किया है। कहानियों में भी वो नाटकीयता है जो उनके नाटकों में है। तो दीपक जी की भाषा अपने समय से आगे की भाषा है, ठेठ भाषा है, लोगों की भाषा है,
बातचीत उनकी जिंदगी बातचीत है। उनके बाद जो है उनका नाटक में कालकोठरी किया। कालकोठरी जब मैंने किया तो कालकोठरी में मुझे लगा कि वो तो मैं ही हूँ जो पात्र है उसके अंदर, जो जिंदगी लड़ाई लड़ रहा है। और उन्हीं दिनों उसे कुछ वर्ष पूरी मेरी शादी हुई थी और परिवार में कुछ भी इसी तरह का करता था, ना घर पे कुछ देता था ना कुछ होता था। परिवार में हानुष की तरह कहानी थी, ताले बनाता चला जाएगा, नाटक करता चला जाएगा। लेकिन वो कहानी से मुझे और मेरे आसपास को जो ताकत मिली वो अद्भुत थी। स्वदेशी आए देखने के लिए, उन्होंने कहा ये कहानी रुला देती है। और खासतौर से जो बीच का जो अंश है, जो ब्यूरोक्रेसी कलाकार के साथ कैसा व्यवहार करती है, उनका जो बीच का जो है, उससे बेहतर सीन मैंने आज तक जो है किसी नाटक में नहीं देखा है। लगता कला कैसे ब्यूरोक्रेसी बात करती है कि क्या करो कैसे करो, वो अंत में वो पात्र जो है उनको बता करके तुम कितने कमीने हो तो इंटरेस्ट उठ कर आ जाता है। मैंने जिंदगी भर यही झेला है, मैंने जिंदगी भर जो है लोगों से झगड़ा किया है, मुझे लगा वो तो मैं ही हूँ। स्वदेश दीपक ये जो मेरा उनके साथ जो चलता औरत है या दूसरा उनके नाटक बाल भगवान है। सबसे उदास कविता तो जब लिख रहे थे काका नगर में थे उस समय, आए थे यहाँ पर लगभग महीना भर रहे और उसमें लिखते थे। उन्होंने पहले से उनका लिखा हुआ था, हम डिस्कस करते थे और वो बहुत सारी चीज़ों का हम बात कर रहे थे क्योंकि उस समय पूरे देश भर में जिस तरह ज़मीनी आंदोलन चल रहे थे, जल जमीन जंगल को लेकर चल रहे थे, बहुत सारे लोग अपने हकों की लड़ाई के लिए उठ रहे थे। उसका अद्भुत डॉक्यूमेंटेशन और विशेष रूप से जो दिल्ली में हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था जो मजदूरों के माइग्रेशन से जुड़ा हुआ था। सरकार ने एक फैसला किया अचानक कि यहाँ से सारे कारखाने बंद हो जाएंगे और 10-15 लाख मजदूरों को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे। उनको जो कहा गया है तो ना नौकरी करने के लिए आप जो हिमाचल में जाइए, बत्ती में जाइए या नौकरी छोड़िए और पैसा लीजिए निकल जाइए। वो जो परिवार उजड़ गए, बच्चों को सड़क पे आना पड़ा और ऐसी हालत हो गई थी। हम लगभग जो है 1.5-2 साल सड़कों पर थे उस आंदोलन के साथ। अस्मिता एक उसकी अग्रणी भूमिका में आंदोलन के साथ काम कर रहा था। उस आंदोलन में हमने 135 संगठनों का एक समूह बनाया था जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था। तो हम और किस लिए किया गया था, वो प्रदूषण के नाम पर कि ये प्रदूषण फैलाते। वो कारखाने जहाँ से कोई भी प्रदूषण नहीं था वो तब सब, वो आज और बड़े बड़ी बिल्डिंगें हैं, आज वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े फ्लैट बने हुए हैं। जिनकी पूरी जगह थी उन्होंने उसको जो बेचकर जो है 5-10 गुना बना लिया पैसा। तो स्वदेश जी ने उस नाटक में सबसे उदास कविता में एक मेजर हिस्सा रखा था। और सीधे सीधे जो अपूर्वा उसकी जो पात्र है वो जाती है, कहती है कि मजिस्ट्रेट से मिलती है इंटरव्यू के नाम पर और सीधे सीधे वहाँ पर जिसको वो डिबेट करती है। और पूरी डिबेट जो विकास की डिबेट है, विकास क्या होता है, विकास क्या आम आदमी को उजाड़ कर किया जाता है, विकास लोगों की जिंदगी के लिए होता है या कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो ताकतवर लोग हैं। तो दीपक जी ने वो नाटकीयता तरीके से जो लिखा था वो मुझे लगा कि ये बात तो पूरे देश भर में हो रही है। तो उन्होंने दीपक जी ने नाटक के अंदर एक नट की एक कल्पना की जो आता है, गाता है, नाचता है, करता है। तो वहाँ पर मेरा वो कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत रियलिस्टिक नाटक है। उनको लगा नहीं ये हो सकता है, हमारी फोक से है। तो हमारी अंतर दीपक जी ने उसको कहा, उन्होंने राजेश जोशी कविता उसे जोड़ी। और जब कविता पढ़ते हैं और अपूर्वा, मेरी जो अपूर्वा जो नाटक में करती थी, जब अंतिम दृश्य में उसको फांसी की सज़ा मिल जाती है, वो अपने बाल खोलती है और कविता पढ़ती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये व्यवस्था, ये सिस्टम किस तरह काम करता है और जो लोग हाशिए पे खड़े लोग हैं उनको हम किस तरह से प्रताड़ित करते हैं, उनकी ज़िंदगी का वो महत्व कुछ नहीं होता। ये बात दीपक जी ने अपने कोर्ट मार्शल की अंतिम स्पीच में विकास राय में भी कही है। उसमें बहुत सीधे सीधे कहते हैं कि जो सामान्य जन का जो आंदोलन होता है उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचा देता है और जब बड़े लोग आंदोलन होता है उनको सत्ता के पास पहुंचा देता है। आपने अजीत ने जिन दोस्तों की बात की मेरे, वो यही है कि आंदोलन से सत्ता तक पहुंच गए ये बहुत सारे लोग जो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी अपनी जो सरकार से प्रताड़ित है, समाज में हाशिए पर हैं या कहीं पर वो खोए हुए हैं। वो लड़ाई हर जगह, तो नाटक में भी लड़ाई है। नाटक में भी आप जो है हाशिए पे धकेल दिए जाते हैं, पूरा सिस्टम आपको एक तरफ कर देता है, आपको पूछता नहीं। स्वदेश दीपक के साथ भी कमोवेश ऐसा ही है। स्वदेश दीपक की भाषा
उनकी कहानियाँ, उनके नाटक, उनके जो, और सबसे महत्वपूर्ण जो उनका जो आत्मकथात्मक जो उपन्यास है मैंने मांडू नहीं देखा, वो अद्भुत है। मैंने जॉन नैश जिन पर ए ब्यूटीफुल माइंड जो है सिनेमा बना, और उनकी बायोग्राफी मैंने वो पढ़ी, उसके बाद मैंने सिनेमा देखा, उसके बाद मैं वॉशिंगटन में जॉन नैश से मिला, और फिर उनके साथ हम जो है उनको छोड़ने के लिए गए। वहाँ से छोड़ते मैं न्यूयॉर्क आया था, तो जॉन नैश मेरे दिमाग में राइटिंग और फिल्म ने इतना ज़्यादा अधिकार जमाया हुआ था, मुझे लगता था ये तो अद्भुत है, दुनिया की ऐसी अद्भुत रचनाएं जो उसके सामने कोई दूसरी रचना हो नहीं सकती है। लेकिन जब मैंने मांडू के अंश पढ़ने शुरू किए, पत्रिका में जो छपे थे, मेरा लगा ये क्या हिंदी में ऐसा कोई लेखन हो सकता है क्या? और आपने किसी ने मैंने मांडू नहीं देखा, नहीं पढ़ी है, तो वाकई में आपने जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा। तो आपको सबको यहाँ से आप प्रण करके जाइए, मैंने मांडू नहीं देखा। वो यात्रा है, 7-8 साल की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा है जिसका जो आज जिसको मनोचिकित्सकों को भी उसका उसमें जो है बहुत कुछ मिल सकता है, उसमें रिसर्च होना चाहिए, होता भी है। एक पूरी यात्रा है, अंदर की है, बाहर की यात्रा है, मायावी की यात्रा है, दोस्तों की यात्रा है, छोटी छोटी बातें हैं और ऐसी बातें जो जिंदगी की है, और हर वाक्य के अंदर अपना एक जो है मुहावरा है, एक सूक्ति उसके अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि उस किताब को जब मैं बात कर रहा था अदिति से, उस किताब में हर दूसरे तीसरे पन्ने पर जो है ना, मुझे मेरी यात्रा है, मैं देखता हूँ कि तो ये मेरे सामने गुजरा, ये मेरे सामने हुआ, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये मित्र तो मेरा अपना था, अच्छा ये बात हुई, और बहुत सारे मित्रों से लेकर उनकी यात्रा का मैं साक्षी रहा हूँ, और इसलिए मुझे हमेशा प्रिय लगती रही है। और आप भी पढ़ेंगे तो आपको अद्भुत लगेगा। कहानियाँ तो अद्भुत है ही, कहानी में नाटकीयता जो अद्भुत है। सौदे दीपक को जब भी मैं कोर्ट मार्शल करता हूँ, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, मुझे अभी भी बातचीत कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि कहीं पर पीछे सौदे दीपक जो हमको सुन रहे हैं। क्यों 2006 में जून में घर से निकले और आज तक उनका नहीं पता है, और कहाँ है, क्या है, कैसी स्थिति है मालूम नहीं है, इसलिए थे नहीं कह सकते उनको। मैं कभी उनको थे नहीं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ हैं। और जब मैं कोर्ट मार्शल करता हूँ क्या या कोई भी कहानी मंचित करता हूँ, हमने उनकी लगभग जो है 60-70 कहानी का मंचन किया है। जब भी करता हूँ मुझे हमेशा लगता है कि सौदे दीपक अंतिम पंक्ति में बैठे हुए नाटक देख रहे हैं, और हमें हर नाटक के साथ हमें इंतजार रहता है कि दीपक जी आएंगे, और ये इंतजार हमारी बहुत बड़ी ताकत है। ये इंतजार वो ताकत है जो हमें उम्मीद देती है आगे नाटक करने की, उम्मीद देती है उनकी कहानी पढ़ने की। और ये इंतजार की एक कड़ी आज पूर्ण हुई है कि उनकी 17 का जो उनकी रचनाएं हैं उसका संकलन वाणी प्रकाशन ने छापा है। और ये किताब हमारे पास आएंगे तो हमें लगेगा स्वदेश जी हमारे पास आ गए। तो स्वदेश जी का इंतजार जो है, ये उसके लिए आपका बहुत आभार, बहुत ज़्यादा आभार, क्योंकि हम लोग टुकड़ों में यहाँ पर थे। मैं भी पूछ रहा था मायापोत छापा नहीं छापा। मायापोत ऐसी थी जो स्वदेश जी ने मुझे खुद दी थी, वो कुछ कहानियों पर चाहते थे कि मैं सोलो करूँ। हमने उसमें जो उन्होंने जिक्र किया निधि का, अस्मिता की एक्ट्रेस थी, तो वो उनके साथ में प्रारंभ भी किया। तो ऐसे बहुत सारी उनकी यादें हैं, वो छोटी छोटी यादें। तो आज मेरी जो उनकी एक इंतजार की कड़ी हुई है कि हाँ अब तो हम उनको एक साथ पढ़ेंगे, उनसे रूबरू होंगे, तो उनको जानने का मौका सिर्फ मुझे ही नहीं आने वाली तमाम पीढ़ियों को मिलेगा। और इसके लिए वाणी प्रकाशन का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।